दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लॉक्ड रूम मिस्ट्री की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 2008 का आरुषि हेमराज दोहरा हत्याकांड। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की गहराई में जाएंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। कानूनी पहलू, फॉरेंसिक सबूत, सब कुछ डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सोचिए जरा, एक बंद फ्लैट जो अंदर से लॉक है, वहां दो भयानक हत्याएं हो जाती हैं। और हैरानी की बात देखिए, दूसरे कमरे में सो रहे लोगों को भनक तक नहीं लगती। L32 जलवायु विहार के इस क्राइम सीन ने ना क्रिमिनोलॉजी के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जो सच में अनइमेजिनेबल थी। आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? इस विश्लेषण को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे केस को इन 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द लॉक्ड रूम मिस्ट्री। दूसरा, उस रात का टाइमलाइन। तीसरा, फिजिकल और फॉरेंसिक एविडेंस। चौथा और पांचवा, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की दलीलें। और आखिर में वो सर्कमस्टेंशियल वर्डिक्ट यानी परिस्थितिजन्य फैसला। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, बंद कमरे का रहस्य। 4 लोग, 2 हत्याएं और बाहर से किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं। अब ये फिगर ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 8 फीट, लिटरल 8 फीट। आरुषि के बेड और उसके पेरेंट्स के बेड के बीच की दूरी मुश्किल से 8 फीट थी। और दोनों कमरों के बीच में क्या था? सिर्फ एक ईंट और लकड़ी की पैनलिंग वाली दीवार, जिसके बीच में एक खोखली जगह या हॉलो स्पेस था। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम दूरी होने के बावजूद किसी शोर, किसी चीख पुकार का ना सुनाई देना, यही वो पॉइंट है जो इस मिस्ट्री को सबसे ज्यादा उलझाता है। चलिए अब उस काली रात और अगली सुबह के घटनाक्रम को समझते हैं। 16 मई 2008 की वो सुबह ठीक 6 बजे मेड भारती मंडल आती हैं और फ्लैट की बेल बजाती हैं। कुछ ही देर बाद करीब 6:30 बजे अंदर आरुषि की बॉडी मिलती है। 7:10 पर तुरंत FIR दर्ज होती है और शुरुआती शक जाता है हेमराज पर, क्योंकि वो गायब था। लेकिन अगले ही दिन 17 मई को एक बड़ा झटका लगता है। फ्लैट की छत पर, जो कि लॉक थी, वहां कूलर के पैनल के पीछे हेमराज की बॉडी मिलती है। यह एक ऐसी ट्रैजिक डिस्कवरी थी ना, जिसने शुरुआती पुलिस जांच पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, फॉरेंसिक सबूत और इस सर्कमस्टेंशियल केस के मैकेनिक्स। अब देखिए, मर्डर वेपन को लेकर कितना कंफ्यूजन था यहाँ। नोएडा पुलिस की थियरी बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि हत्या एक हथौड़े और चाकू से की गई। लेकिन जब केस CBI के पास गया तो उन्होंने एक पूरी नई थियरी पेश कर दी। उनके हिसाब से ब्लंट फोर्स इंजरीज किसी गोल्फ क्लब से आई थीं और जो डीप कट थे वो किसी सर्जिकल स्कैल्पल या किसी बेहद धारदार मेडिकल टूल से किए गए थे। एक ही क्राइम सीन, लेकिन 2 बिल्कुल ही अलग कंट्राडिक्टिंग थियरीज। और हां, क्राइम सीन पर मिली अजीबोगरीब चीजें, ये पॉइंट बहुत अहम है। डाइनिंग टेबल पर बैलेंटाइन्स विस्की की एक बोतल मिली जिस पर हेमराज का खून था। दूसरी तरफ आरुषि का बेड भले ही खून से लथपथ था, लेकिन उसके खिलौने और स्कूल बैग बेड पर बिल्कुल नजाकत से सजे थे। उन पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। फिर छत की तरफ जाते हुए खून से सने ड्रैग मार्क्स मिले। और उस रात इंटरनेट राउटर का पूरी रात ऑन और ऑफ होना। इन सब एनॉमलीज ने इन्वेस्टिगेटर्स को फोर्स किया ये सोचने पर कि क्या क्राइम सीन को इंटेंशनली ड्रेसअप किया गया था। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन का पक्ष। आखिर L32 जलवायु विहार के अंदर उस रात CBI के मुताबिक हुआ क्या था? प्रोसिक्यूशन की दलीलें बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स पर टिकी थी। पहला, इंटरनेट राउटर। रात 11 बजे से सुबह 3:34 तक राउटर की स्टार्ट स्टॉप एक्टिविटी ये दिखाती है कि फ्लैट में कोई तो जाग रहा था। दूसरा पॉइंट था उनका साउंड सिमुलेशन। CBI ने एक टेस्ट किया और कहा कि AC चाहे कितना भी शोर करे, दीवार के उस पार हो रही चीख पुकार किसी न किसी को तो जरूर सुनाई देनी चाहिए थी। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, विस्की की बोतल पर मिला खून। CBI ने आर्ग्यू किया कि हत्यारे ने हेमराज की बॉडी को छत पर घसीटने के बाद फ्लैट में लौटकर उस बोतल को छुआ, जिससे वहां खून लगा। यहीं पर कानून का एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्ट्रिन एंट्री मारता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106। इसका सिंपल सा मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई घटना ऐसी जगह हुई है जिसकी स्पेसिफिक जानकारी सिर्फ और सिर्फ वहां मौजूद लोगों को ही हो सकती है, तो उसे साबित करने का बर्डन या भार उन्हीं पर होता है। प्रोसिक्यूशन का एग्जैक्टली यही कहना था। एक बंद फ्लैट के अंदर ये मर्डर्स कैसे हुए, इसका जवाब वहां मौजूद लोगों को ही देना होगा और उन्हें एक संतोषजनक एक्सप्लेनेशन सामने रखना चाहिए था। पर कहानी का दूसरा पहलू भी तो है, 5वां हिस्सा,
बचाव पक्ष यानी डिफेंस के क्या तर्क थे और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे चुनौती दी? चलिए डिफेंस के लॉजिक को देखते हैं। उन्होंने राउटर एक्टिविटी को सीधे खारिज कर दिया, ये कहकर कि वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी मैकेनिकल ग्लिच या पावर फ्लक्चुएशन की वजह से ऑन ऑफ हो रहा था। लॉक्ड हाउस वाली बात पर डिफेंस ने फर्मली पॉइंट आउट किया कि मेड भारती मंडल को सबसे बाहर का दरवाजा लैच्ड यानी अंदर से लॉक नहीं मिला था, जिसका साफ मतलब है किसी तीसरे शख्स का अंदर आना बिल्कुल पॉसिबल था। और साउंड सिमुलेशन पर उनका कहना था कि उस जमाने के विंडोज एसीज का शोर इतना ज्यादा हैवी था कि पड़ोस के कमरे की आवाजें उसमें पूरी तरह दब जाना बहुत आम बात थी। आप जरा इस फोरेंसिक ब्लंडर को देखिए। सीडीएफडी की एक रिपोर्ट ने शुरू में कहा था कि एक और सस्पेक्ट कृष्णा के तकिए के कवर पर हेमराज का डीएनए मिला है। डिफेंस के लिए तो ये एक मैसिव ब्रेक थ्रू था, सीधा इशारा किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक क्लैरिफिकेटरी लेटर आता है जिसमें बड़ी आसानी से कह दिया गया कि लैब में नमूनों के लेबल्स गलती से आपस में बदल गए थे। ये बस एक टाइपो था। सोचना पड़ेगा फिजिकल एविडेंस की हैंडलिंग कितनी ज्यादा फ्रिजाइल थी, इस एक सिंगल पत्र ने साफ कर दिया। आखिर में आते हैं अपने छठे और फाइनल हिस्से पर, ट्रायल कोर्ट का वो निष्कर्ष जो एक पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल वर्डिक्ट था। इन सब बिखरी हुई कड़ियों को ट्रायल कोर्ट ने कैसे जोड़ा? उनकी 4 मेन फाइंडिंग्स थीं। पहला, दोनों आरोपी आखिरी बार रात 9:30 बजे विक्टिम्स के साथ उसी फ्लैट में थे। दूसरा, किसी बाहरी व्यक्ति के फोर्सफुली अंदर आने का दूर दूर तक कोई सबूत नहीं था। तीसरा और सबसे बड़ा कानूनी आधार, सेक्शन 106 के तहत कोई ठोस स्पष्टीकरण ना मिल पाना। और चौथा, क्राइम सीन पर जिस तरह चीजें अरेंज थीं उससे साफ लग रहा था कि क्राइम सीन को ऑल्टर किया गया था। बस इन्हीं सर्कमस्टेंशियल कड़ियों की बुनियाद पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यही कि जब हत्याकांड का कोई डायरेक्ट चश्मदीद गवाह ना हो, तब सिर्फ आसपास के हालात, आपके राउटर के डिजिटल लॉग्स और फोरेंसिक प्रोटोकॉल्स की शुद्धता ही तय करती हैं कि किसी क्रिमिनल ट्रायल का आउटकम क्या होगा। सोचिए, एक छोटी सी फोरेंसिक चूक या लैब का एक लेबल मिक्सअप पूरे ट्रायल का रुख और जिंदगियां कितनी आसानी से पलट सकता है। जाते जाते हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। जब डायरेक्ट एविडेंस बिल्कुल जीरो हो, तो क्या संयोगों और सर्कमस्टेंशियल एनॉमलीज की एक श्रृंखला सच में हर रीजनेबल डाउट, हर शक की गुंजाइश को हमेशा के लिए मिटा सकती है? इस केस ने हमारे जस्टिस सिस्टम के इसी सवाल को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन तथ्यों पर सोचिएगा जरूर और कानून की इन बारीकियों को समझते रहिएगा।